नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोज़मर्रा की ज़िंदगी की समस्याओं के समाधान के लिए आपके सामने हाजिर होते हैं और आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं और आप भी फ़ोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको विस्फोटक सामग्री अधिनियम से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी देंगे और इस विषय पर तफसील से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद है कानूनी विशेषज्ञ और अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी। ऋषिपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो ऋषिपाल जी, आपको इस मसले से जुड़े हुए तमाम कानूनी पहलुओं के बारे में बताएंगे, जानकारी देंगे। अगर आपका भी इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं, नंबर्स हमारे हैं 7937 पर कॉल करें या फिर 0120612793 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो 0120612793 पर कॉल कर सकते हैं या फिर 0120612793 पर भी कॉल कर सकते हैं। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम पर आज जानकारी आपको देंगे ऋषिपाल सिंह जी। और ऋषिपाल जी, सबसे पहला सवाल मेरा ये कि विस्फोटक पदार्थ अधिनियम क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, विस्तार से बताएं। देखिए, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम जो है, सबसे पहले तो हमें समझे कि ये अधिनियम अपने आप में इसमें बहुत सारे रूल्स आए और पहले अधिनियम सबसे पहले जब ये आया था तो 1884 का अधिनियम था। उसके बाद लगातार इसमें परिवर्तन आते चले गए जी। तो उसी रूपरेखा में, उस पृष्ठभूमि में इसको देखा जाएगा कि जो अधिनियम था उसका पर्पस क्या था, वो किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था। लेकिन उसके साथ साथ जो हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो हम देखते हैं, जिस तरह से हमारे देश में जो केमिकल फैक्ट्रीज हैं उनमें जो बहुत सारे केमिकल्स का यूज है, उन केमिकल्स के यूज के द्वारा ही जो है एक्सप्लोसिव पदार्थ का बनना है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए लगातार समय अंतराल के अंदर उस अधिनियम को बाद उसको 1908 में आया, जो एक्सप्लोसिव सब्सटेंस अधिनियम आया। उससे पहले जो एक्सप्लोसिव एक्ट था वो आया। तो ये लगातार एक्सप्लोसिव एक्ट जो था उसी का एक बदला हुआ रूप या उसमें एक इम्पोर्टेंट जो परिवर्तन था वो एक्सप्लोसिव सब्सटेंस के उसको और रिफाइन किया गया था। तो वो जो सारा जो लॉ था वो लॉ उसी पृष्ठभूमि में देखा जाना बड़ा इम्पोर्टेंट है। और जैसे हम समझते हैं कि हमारे यहाँ लगातार केमिकल इंडस्ट्रीज जो है वो भी परिवर्तन होते चली आ रहे हैं, वो भी बहुत ज्यादा पहले से ज्यादा बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो गई है। और देयर आर नंबर ऑफ केमिकल्स, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हैं जिसको हम एक्सप्लोसिव सब्सटेंस में भी यूज कर सकते हैं और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट में आते हैं। और वो ऐसे केमिकल्स भी हैं नॉन एक्सप्लोसिव सब्सटेंस की जो प्रोडक्शन है उसके अंदर भी आते हैं। तो अपने आप में सरकार के पास, क्योंकि ये जो मसला है ये केंद्र सरकार का मसला है, इसके अलावा इसमें जो रूल्स हैं वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से इसके अंदर रूल्स बनाती है। बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो एक राज्य में हो सकता है वो एक्सप्लोसिव सब्सटेंस में ना आते हो, लेकिन दूसरे राज्य के सुरक्षा के हिसाब से आते होंगे। जैसे मान ली दिल्ली के अंदर देखते हैं तो वही सब्सटेंस जो है वो बहुत सारे सब्सटेंस उसमें रखे जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं झारखंड की बात करते हैं या किसी ऐसे स्टेट की बात करते हैं जहाँ माइनिंग जो है बहुत ज्यादा होती है, वहां पर उन जो सब्सटेंस है उसमें काफी ढील दी जाती है, इसके ट्रांसपोर्टेशन में ढील दी जाती है, इसके जो स्टोरेज है उसमें ढील दी जाती है। तो ये अपना में जो एक्ट है ये बहुत ज्यादा एक्ट जो है स्टेट के रूल से बहुत ज्यादा इफेक्टेड होता है। हर स्टेट इस एक्ट के अंदर, इस कानून के अंदर सब्सटेंस को अपने अपने हिसाब से जो है परिभाषित करती है। लेकिन मुख्यतः कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसको राष्ट्रीय स्तर पर, जैसे आरडीएक्स है और अलग सब्सटेंस है, उनको राष्ट्रीय स्तर पर जो है प्रतिबंधित घोषित किया गया है। और उन्हीं के आधार पर अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति उनको जो प्रतिबंधित सब्सटेंस है या प्रतिबंधित सब्सटेंस है नहीं है, लेकिन उनकी क्वांटिटी जो है उस क्वांटिटी के बाद अगर आप उसको रखते हैं तो प्रतिबंधित हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है सभी जो कानून है वो राज्य स्तर के द्वारा भी और स्टेट द्वारा, जो स्टेट द्वारा भी और केंद्र द्वारा, दोनों ही जो सरकारें हैं वो अपने नियम के द्वारा इन सब्सटेंस के जो एक्सप्लोजन है, इनका जो रख रखाव है, इनकी लाइसेंसिंग है,
इनका जितना भी पूरा पर्पज है उस हिसाब से इसको किया जाता है। ठीक है, विस्फोट पदार्थ अधिनियम के तहत कौन से पदार्थ इसमें शामिल होते हैं? देखिए, जो एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट 1908 है, उसकी धारा जो 2 है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उसकी सबसेक्शन 2 में या डेफिनेशन 2 के अंदर एक्सप्लोसिव सब्सटेंस की डेफिनेशन, एक लिस्ट है। उस लिस्ट में जितने सब्सटेंस हैं उनको सबको ही एक्सप्लोसिव सब्सटेंस की श्रेणी में लिखा गया है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि हर राज्य की आवश्यकताओं के हिसाब से उनका सब्सटेंस का जो रख रखाव है या सब्सटेंस की जो क्वांटिटी है, उन क्वांटिटी के हिसाब से उनमें थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। सामान्य तौर पे जो सेक्शन 2 है उसमें जो लिस्ट है, उन सारे लिस्ट के अंदर ऐसे और सब्सटेंस, यानी कि अगर एक्सप्लोसिव सब्सटेंस को अगर सामान्य भाषा में मान के चले, जो ऐसे सब्सटेंस जो जान माल की हानि के लिए कारगर हो सकते हैं, जान मान की हानि जो है उसकी संभव हो सकती है, उसको सामान्य रूप से उन केमिकल्स को एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट के अंदर स्पेसिफिकली बैन किया गया है, प्रोहिबिट किया गया है। वो सारे उस डेफिनेशन में उसके अंदर उस शेड्यूल के अंदर है। उस शेड्यूल के अंदर कई बार ऐसा होता है कि उस शेड्यूल के अंदर सरकार अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से किसी सब्सटेंस को निकाल भी सकती है और किसी सब्सटेंस को उसके अंदर डाल भी सकती है। तो ये रूल्स, जैसे आपने देखा जब कोरोना आया था तो बहुत सारे ऐसे रूल्स थे, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो आप एक आम व्यक्ति नहीं रख सकता था, लेकिन उसके बाद या उसको एक सीमा ज्यादा नहीं रख सकता, लेकिन सरकार ने उस पर प्रोहिबिशन लगाया और उसके ऊपर रूल्स पास करके रूल उस एक्ट के अलावा हो जाते हैं जो सब्सटेंस को कंट्रोल करने के काम आते हैं। तो इसी प्रकार से जो सब्सटेंस है, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है, उनका रख रखाव और उनको कंट्रोल किया जाता है। जी, इसके तहत सर कौन सी गतिविधियां प्रतिबंधित रहती है? सबसे ज्यादा जो एक्सप्लोसिव सब्सटेंस है उसके अंदर जो आतंकवादी गतिविधियां हैं, ये ऐसी गतिविधियां हैं जिसके अंदर जान माल की हानि होने की संभावना हो सकती है, ऐसी गतिविधियां जिसके अंदर रेल को क्षति हो सकती है, ऐसी गतिविधियां एयरक्राफ्ट को क्षति हो सकती है। तो ऐसे कोई भी गतिविधियां, और जो सामान्य रूप से जो जैसे जहाँ पे ह्यूमन हैबिटेट होता है, मानवीय जो आवास होता है, उसके आसपास जो एक एरिया होता है कि इस एरिया में कोई भी सब्सटेंशियल जो एक्टिविटीज है नहीं हो सकती, और हो सकता है वो उसको एक कमर्शियल एरिया में अलाउ करें लेकिन उस एरिया में नहीं होती। तो ऐसी सारी गतिविधियां जो होती है, जो राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा एक्सप्लोसिव एक्ट के अंदर उस रूल्स के द्वारा या समय समय पर जो नोटिफिकेशन है उनके द्वारा जिनको प्रतिबंधित किया जाता है, वो सभी गतिविधियां प्रोहिबिट होती हैं जो एक्सप्लोसिव सब्सटेंस में की जाती है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, जब दिवाली आती है तो दिवाली पे एक्सक्लूसिवली जो गाइडलाइंस आती है कि ये सब चीजें जो है ये प्रोहिबिट है, तो उन सब चीजों को एज पर रूल्स, एज पर नोटिफिकेशन प्रोहिबिट माना जाता है। जी, ठीक है। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत लाइसेंस की आवश्यकता होती है क्या? बिल्कुल, देखिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि विस्फोटक पदार्थ जो अपने आप में जान मान की हानि कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में उस पदार्थ को, और ये भी मैंने आपको बताया कि कई बार केवल पदार्थ का होना अपने आप में प्रोहिबिट नहीं होता, एक सीमा से ज्यादा उसका होना जो है प्रोहिबिशन में आ सकता है। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है, उसके रखरखाव के लिए, उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए, उसके बेचने के लिए, उसके इंपोर्ट के लिए, उसके एक्सपोर्ट के लिए एक लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है। वो लाइसेंसिंग अथॉरिटी एज पर रूल जो होती है वो लाइसेंस को इशू करती है। उस लाइसेंसिंग अथॉरिटी के अंदर अगर पहले आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है, बताना पड़ता है जो सब्सटेंस आप मंगवा रहे हैं उस सब्सटेंस का रीजन और उसकी क्वांटिटी सारी बतानी पड़ती है। अगर वो आप सब बताते हैं, और इसके अलावा जो एक्सप्लोसिव जो सब्सटेंस है जहाँ पे स्टोर किया जाएगा, उसकी जो अगर मान लीजिए स्टोर करने की जितनी जगह बताई गई है कि इतनी प्लेस होना चाहिए, वो प्लेस ह्यूमन हैबिटेट से इतनी दूर होना चाहिए, वो सारी चीजें जो फॉर्मेलिटीज होती हैं जब वो कंप्लीट होती हैं तभी लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है उसको लाइसेंस देती है। एक बात। दूसरी बात, ऐसा नहीं कि लाइसेंस एक बार दे दिया गया तो उसके बाद उसमें कोई उसकी मॉनिटरिंग नहीं होगी। उसकी लगातार जो एक्सप्लोसिव जो इंस्पेक्टर होता है वो लगातार मॉनिटरिंग करता है। अगर उस मॉनिटरिंग के अंदर उसको ये पाता है कि जो सब्सटेंस जिस तरह से जो जिस टर्म्स एंड कंडीशन के साथ सब्सटेंस को रखना का जो कंडीशन दी गई थी, अगर उसमें कहीं भी वो फुलफिल नहीं कर रहा है तो वो उसको लाइसेंस को सस्पेंड कर सकता है, और अगर वो मान लीजिए वो चीज जारी रहती है तो लाइसेंस कैंसिल भी किया जा सकता है। जी, ठीक है। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत अपराधों के लिए दंड क्या है, क्या पनिशमेंट रहती है इसमें?
देखिए, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत अगर मान लीजिए कोई ऐसा विस्फोटक जिसके अंदर जान माल हानि की बहुत बड़ी संभावना होती है, तो उसमें अधिकतम सजा जो है वो 10 वर्ष तक हो सकती है। जी जी। यानी अपने आप में एक सेशन ट्रैवल केस होता है और उसमें उसको रखना ही, उसका उसका इस्तेमाल नहीं, उसको पोजेशन ही उसका अपना होना, वो अपने आप में अपराध कारित करता है। या उसका ट्रांसपोर्टेशन मान लीजिए कोई व्यक्ति कर रहा है, चाहे वो कल को ये कहते हैं कि मैं तो केवल ड्राइवर हूँ जी, मेरा कोई मतलब नहीं है, तो उसको रखना, उसको स्टोर करना, उसको पोजीशन करना, वो एक अपराध होता है जो प्रोहिबिट होता है। उसको ट्रांसपोर्टेशन करना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, उसकी सेल परचेज करना, उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, तो सभी तरीके की जो गतिविधियां होती है उसमें अलग अलग प्रकार से, अलग अलग क्वांटिटी के हिसाब से वो अपराध हो सकता है और अधिकतम जो सजा है उसके अंदर 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है। जी ठीक है। 10 वर्ष तक के सजा का प्रावधान इसमें है। लेकिन बताइए कि विस्फोटक पदार्थ जो अधिनियम है, इसके तहत जांच और परीक्षण की क्या प्रक्रिया रहती है, कैसे इसमें इन्वेस्टिगेशन होती है? देखिए, जो एक्सप्लोसिव एक्ट होता है, एक्सप्लोसिव एक्ट के अंदर एक सामान्य, अगर एक्सप्लोसिव एक्ट की कोई भी शिकायत होती है तो सबसे पहले वो शिकायत जो निकटतम पुलिस स्टेशन होता है वहां पे की जा सकती है। वो अपने आप में उसमें कार्यरत है और उसको, क्योंकि अपने आप में एक पैनल ऑफेंस है, तो पुलिस को भी अधिकार होता है कि उसके खिलाफ फर्स्ट इंस्टेंस पे एफआईआर दर्ज करके और कार्रवाई कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसके अलावा जो एसडीएम कंसर्न जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है, वो भी जो है कार्रवाई कर सकती है, जांच कर सकती है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को लाइसेंस दिया गया है और लाइसेंस देने के बाद लाइसेंस की जो शर्तें हैं उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, और तो ऐसी स्थिति में जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है वो भी जांच कर सकती है किस तरीके से ये सारे काम किए जा रहे हैं। और अगर कोई बड़े पैमाने पे हम अगर देखते हैं कि हाँ इस विस्फोटक पदार्थ का आना जाना इस्तेमाल होता है, तो इसमें एनएसए तक जो एनआईए जो है, एनआईए भी इसमें जांच कर सकती है। तो जांच का दायरा डिपेंड करता है कि क्वांटिटी कितनी है, किस संदर्भ में कहाँ पे कोई चीज पाई गई है, और सरकार उसकी गंभीरता को किस हिसाब से देगी। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनको हम एक आम भाषा में सब्सटेंस, उसको एक्सप्लोसिव कह सकते हैं, और वो ही एक्सप्लोसिव कई बार जैसे मान लीजिए माइनिंग के लिए काम आते हैं और बहुत सारे कामों के लिए काम आते हैं, लेकिन अगर वो प्रोहिबिट है या मान लीजिए उसका जो उद्देश्य है, पर्पस है, वो गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है, तो वो वही एक्सप्लोसिव जो जिसका लाइसेंस आपको किसी को दिया गया है, वो किसी दूसरे व्यक्ति जो जिसके पास अथॉरिटी नहीं है, उसके लिए वो अपराध साबित हो सकता है। जी ठीक है। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत विस्फोटक पदार्थों के परिवहन के लिए क्या नियम होते हैं, क्या इसमें प्रावधान है? देखिए, सबसे बड़ी बात, जो विस्फोटक पदार्थ हैं उनका जो परिवहन है, उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो अपने आप में इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वो खुद अपने आप में जो जो ट्रांसपोर्ट की जो व्हीकल है उसको लेके जा रही है, वो खुद अपने आप में इफेक्टिव हो सकता है। अगर मान लीजिए ऐसी पॉसिबिलिटी हो, आपने भी सुना होगा कई बार जो सुसाइड करने वाले सुसाइड बॉम्बर होते हैं, वो अपने व्हीकल्स में विस्फोटक पदार्थ लेके और वो किसी दूसरी व्हीकल के अंदर या किसी और जगह पे जो है वो सुसाइड बॉम्बिंग कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो विस्फोटक पदार्थ का जो ट्रांसपोर्टेशन है, वो ट्रांसपोर्टेशन एक तो अधिकृत वाहन के द्वारा ही किया जा सकता है। उस वाहन के ऊपर बाहर लिखा होता है कि पदार्थ जो ये जो वाहन है ये विस्फोटक पदार्थ को लेके जा रहा है। वो भी उसके अंदर भी डिपेंड करता है कि क्वांटिटी कितनी है, और उसकी जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है वो उसका रूट तय करती है कि किस प्रकार विस्फोटक पदार्थ लेके जा सकता है। सामान्य तौर पे आपने देखा होगा, जैसे रेलवे है, रेलवे के अंदर आप विस्फोटक पदार्थ लेके नहीं जा सकते हैं। एयरक्राफ्ट है, आप विस्फोटक पदार्थ लेके नहीं जा सकते हैं। तो कुछ चीजें जो होती है जिनके ऊपर विशेष तौर पर सरकार जो है प्रोहिबिट लगाती है कि विस्फोटक पदार्थ किसी भी रूप में वहां नहीं जा सकते, तो आप उसको नहीं लेके जा सकते। जब भी उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है तो ड्यू कोर्स में होता है। हर राज्य के हिसाब से एक गाइडलाइंस होती है, उन गाइडलाइंस के हिसाब से विस्फोटक पदार्थ को अगर लेके जाया जाता है तो उन गाइडलाइंस के हिसाब से और एज पर नॉर्म्स और प्रायर परमिशन के द्वारा ही लेके जाया जा सकता है। और क्वांटिटी जो होती है वो गवर्नमेंट की परमिशन से उतनी क्वांटिटी हो सकती है। अगर क्वांटिटी से कम, क्वांटिटी ज्यादा सामान होता है तो सरकार अपने आप में अपराध बनता है और सामान को जब्त भी कर सकती है। जी ठीक है। इस अधिनियम के तहत विस्फोटक पदार्थों के भंडारण के लिए क्या नियम होते हैं? देखिए, जैसे हम बात कर रहे थे विस्फोटक पदार्थों के ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे थे, जैसे ट्रांसपोर्टेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे ही उसका जो भंडारण है, उसका स्टोरेज, वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सरकार एक लाइसेंस जारी करती है, उस लाइसेंस को जारी करने के लिए जैसे मान लीजिए किसी स्थान पर
अगर जो विस्फोटक पदार्थ रखे जाने हैं वो स्थान ह्यूमन हैबिटेट से दूर होना चाहिए। इसके अलावा जैसे मान लीजिए विस्फोटक पदार्थ है और जो ऐसे और जो चीजें जो उसके मिलके विस्फोट कर सकती हैं उनको दूर होना चाहिए। इसके अलावा जो डायरेक्ट सनलाइट है और डायरेक्ट जो किसी भी तरह से आग का जो आसपास आने का है वो दूर होना चाहिए। उसके अलावा जो लगातार उसका लगातार परीक्षण और निरीक्षण होता है कि वो सब जो सब्सटेंस है उसकी स्टोरेज किस तरह की जा रही है। इसके अलावा स्टोरेज जो विस्फोटक पदार्थ की जो स्टोरेज होती है उसके अलावा वहां पर कोई और सामान जो है वो नहीं रखा जा सकता। तो बहुत सारी ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने आप में विस्फोटक नहीं होते, लेकिन अगर वो दो पदार्थ आपस में मिला दिए जाए तो उनको अपने आप में विस्फोटक होने की संभावना होती है। तो विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है कि ऐसे पदार्थ ऐसा तो नहीं जो मिलके जो है विस्फोटक सब्सटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो इन सारे नियमों के आधार पर जो विस्फोटक जो जो उसका भंडारण है जिसको हम स्टोरेज बोलते हैं वो किया जाता है और इस पर सरकार लगातार जो कंसर्न डिपार्टमेंट होता है वो निरीक्षण करता रहता है कि किसी भी तरीके से जो उसके नियम है उन नियमों में कोई ढील डाल ना हो। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि सुरक्षा के जितने भी उपाय उसमें कहे गए होते हैं उनको निश्चित तौर पर अपनाना होता है। अगर किसी भी तरह से नहीं अपनाया जाएगा तो जो वहां रहने वाले व्यक्ति हैं उनके स्वयं का जीवन जो है वो भी खतरे में पड़ सकता है। ठीक है, ये बताइए कि इनके उपयोग यानी कि पदार्थों के उपयोग के लिए क्या नियम है? देखिए बहुत जब से हमने शुरू में भी आपको बताया कि कोई एक्सप्लोसिव सब्सटेंस अपने आप में प्रोहिबिट हो सकता है और नहीं भी हो सकता, बिल्कुल। उसकी क्वांटिटी भी अपने आप को प्रोहिबिट करती है। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल बताया आपको, हम छोटे बच्चों का जैसे जो बम बनते हैं या दिवाली के अंदर जो सब्सटेंस बनते हैं वो एक लिमिटेड सब्सटेंस में जब वो रहता है तो वो परमिटेड होता है। लेकिन वही जो एक लिमिट से बाहर चला जाता है तो वो उस स्टेट गवर्नमेंट जो है उस स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन से जब वो बाहर चला जाता है तो प्रोहिबिट कैटेगरी में आ जाता है। और दूसरा एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया माइनिंग के लिए जो विस्फोटक सब्सटेंस है उनका प्रयोग जो है जब माइनिंग के लिए यानी कमर्शियल काम के लिए किया जा रहा है तो परमिटेड है। तो गवर्नमेंट उसकी परमिट दे रही है, उसका लाइसेंस दे रही है, उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उसका स्टोरेज हो रहा है। तो जो सब्सटेंस और जितनी मात्रा में अगर गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है अगर गवर्नमेंट किसी व्यक्ति को कंपनी को अलाउ करती है तो वो रख सकता है। अगर उसके अलावा वो उसका उपयोग कर रहा है तो वो उपयोग प्रोहिबिटेड होता है। और फिर उसको अगर वो उसका उसमें एक अनधिकृत व्यक्ति अगर मान लीजिए जो अनऑथराइज है उसके पास लाइसेंस नहीं है वो उसका उस सब्सटेंस को रखता है या उस सीमा से ज्यादा रखता है तो निश्चित रूप से पेनल ऑफेंस का उसको सामना करना पड़ सकता है। और समय जैसे मैंने आपको बताया है कि सजा जो है मैक्सिमम सजा एज पर जो फैक्ट्स के हिसाब से 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ऋषिपाल जी, आपने बहुत विस्तार से जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।